हेलो, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है? तेजस, जहानवी, धार्मिक, पुरुषोत्तम कुमार, सुमंत, मालवीय, अंकित, नीतिश्री, रोहित ठाकुर, रोशनी राय, सिमरन सिमरन फ्रॉम कसौल। चलो जल्दी जल्दी सब लोग रिप्लाई कर दो भाई। ऑल आर हेयर। तो क्या करें आज की क्लास की शुरुआत। और आज की क्लास है आपकी आखिरी क्लास। कैसा लग रहा है? सामर्थ, ऋत्विक, माया, हर्ष, ग्रेट। तो फाइनली सभी लोग आ चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा टैक्स एंड जीएसटी के बारे में। और अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट इकोनॉमिक्स के हर एक पॉइंट को पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने बेसिक से लेकर ऑलमोस्ट एडवांस लेवल तक सब कुछ जाना है। क्लियर? आप लोगों ने ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में जान लिया है। बट आज जो लास्ट क्लास चलेगी वो आपकी चलेगी टैक्स के बारे में, साथ ही साथ जीएसटी के बारे में। ये होंगे आपके लास्ट टॉपिक आज के। ठीक है? कितनी खुशी हो रही है, हैं? बजट वाली क्लास देखते हैं। जब स्टैटिक वाला पार्ट आएगा तब वहां पे हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। वैसे बजट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तुम लोग छोड़ सकते हो, बजट वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। हाँ, अगर तुम्हारा पहला वाला पेपर होता तब जरूर तुम पढ़ते, बट फिलहाल उसको स्किप कर सकते हो चाहो तो। ठीक है? चलें शुरू करें आज की महाभारत, आज की महागाथा। वैसे तो क्लास काफी छोटी है, ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है? टैक्सेशन होता क्या है? टैक्सेशन होता क्या है या टैक्स क्या होता है? टैक्स जब भी शब्द आएगा आपके सामने तो आप समझ लेना इट्स अ इनकम ऑफ गवर्नमेंट। इट्स अ इनकम ऑफ गवर्नमेंट या फिर इट्स अ इनकम ऑफ स्टेट या फिर इट्स अ इनकम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी आप लिखना चाहो। इट्स अ इनकम ऑफ नेशन। ये सारी बातें आप लिख सकते हो, ये सारी बातें आप लिख सकते हो। क्लियर है? क्या है? इट्स अ इनकम ऑफ गवर्नमेंट या फिर इट्स अ इनकम ऑफ स्टेट या फिर इट्स अ इनकम ऑफ नेशन। जो आपको सही लगे आप वो चीज बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। पर क्या ये बात बिल्कुल सही है? क्या 100% एक्यूरेट है? नहीं, ये 100% सही नहीं है। क्यों? क्योंकि टैक्सेस में बहुत सारी चीजें आती हैं। कौन सी चीज कहां पर किस तरीके से आएगी वो हमको पता करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है? क्लियर है? तो हमको ये जानना पड़ेगा ना। तो सीधी सी बात है, अब जब टैक्स की बात हो रही है भाई, इनकम ऑफ स्टेट है तो कैसे? हर तरीके का टैक्स। कौन कौन सा? चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, दोनों ही तरीके के टैक्स यहां पे इन्वॉल्व होंगे। अब ये बात थोड़ी सी सही हो गई, अब ये बात थोड़ी सी सही हो गई कि भाई चाहे तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो सबका सब यहां पे इन्वॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला तुम्हारी फैमिली में जितने भी लोग कमा रहे हैं वो सब की सब तुम्हारी फैमिली की इनकम है। पर जितने भी लोग कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, कहां से कमा रहे हैं, ये तो पता करना पड़ेगा।
या नहीं पता करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा ना। तुम जितना भी कमा रहे हो वो सब टैक्सेबल है, पर तुम कहां से कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हो, क्या पता 2 नंबर से कमा रहे हो, टैक्स में आए ना आए। क्या पता इनडायरेक्ट फॉर्म में कमा रहे हो, क्या पता टैक्स में आए ना आए। इसलिए हमने बोला क्या भाई, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, दोनों ही चीजें टैक्स में आएंगी। बात समझ में आई? बात समझ में आई, हाँ या ना? तो ये जो पूरी की पूरी रामायण यहां पे 4 लाइनों की 3 लाइनों की लिखी है, उसका कंक्लूजन यही है, उसका कंक्लूजन यही है। अब तुम इसको पढ़ो। द वर्ल्ड ऑफ ओरिजिन टैक्स फ्रॉम अ टैक्सेशन मीन्स टू अ एस्टिमेट। ठीक है, टैक्स इज अ पेमेंट कॉम्प्लीमेंट्री कलेक्टेड फ्रॉम द इंडिविजुअल और अ फर्म बाय द गवर्नमेंट। क्या है ये पेमेंट? टैक्स है ना। तो टैक्स इट्स अ इनकम ऑफ गवर्नमेंट, या इट्स अ इनकम ऑफ स्टेट, या इट्स अ इनकम ऑफ नेशन बोल दो। और टैक्स कब? कोई सा भी, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। तो डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर आता है? सीधे एक इंडिविजुअल के ऊपर आता है, एक आम आदमी के ऊपर आता है। किसके ऊपर आता है? एक इंडिविजुअल के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर आता है। तुम जिस दिन अधिकारी बनोगे, तुम जिस दिन अधिकारी बनोगे, तुम उसी दिन से टैक्स देने लायक बन जाओगे, है ना। और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर आपको थोड़ी बहुत छूट मिलेगी उसमें, वो थोड़ी बहुत जो छूट होगी उसका बेनिफिट लेकर आप टैक्स के से बाहर आ सकते हो, टैक्स से बाहर आ सकते हो। तो एज ए एग्जीक्यूटिव लेफ्टिनेंट जब आप जाते हो तब आपको फिलहाल शायद टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पर जैसे ही आपका प्रमोशन होगा 2 साल 3 साल के बाद, मे बी 5 साल के बाद, इमीडिएटली आप टैक्स देने लायक बन जाओगे। पर तब तक आप समझदार बन चुके होगे, तब तक आप अपनी फैमिली प्लानिंग और इधर उधर की प्लानिंग करने लगे होगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे होगे। आप कई सारे क्या टैक्स रिबेट्स डालना शुरू कर दोगे। इतना पैसा सरकार ने यहाँ काट लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर मैंने LIC की पॉलिसी ले ली, यहाँ पे मम्मी पापा का इंश्योरेंस करवा दिया, इतने का मेरा इंश्योरेंस हो गया, तो भाई टैक्स तो नहीं भरूंगा। फिर उसके बाद 7 साल बाद आपको एक और प्रमोशन मिलेगा, है ना। तब आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन जाओगे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन जाओगे, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि यार अब कैसे बचूं, अब तो इतना पैसा आ रहा है, अब तो बचना मुश्किल है। पर तब तक आपकी शादी हो चुकी होगी, है ना। फिर आप बोलोगे इतना पैसा मैंने बच्चों की एजुकेशन में यहाँ पर ऐसे खर्च किया, इतना पैसा ये किया, ठीक है, ये हुआ है, वाइफ का भी इंश्योरेंस करवा दिया मैंने, बच्चों का भी इंश्योरेंस करवा दिया, ठीक है, बच्चों का सुकन्या खाता खुलवा दिया, ये करवा दिया, वात्सल्य खुलवा दिया। फिर तुमने टैक्स से क्या करोगे? अपने आप को बाहर निकालोगे, थोड़ा बहुत कटेगा पर उसको भी बचा लोगे। फिर उसके बाद तुम्हारा एक और प्रमोशन होगा, है ना, स्क्वाड्रन लीडर वाला। और जैसे ही तुम वहां पहुंचोगे ना, फिर तो तुम्हें भाई टैक्स भरना पड़ेगा। तो सपने अच्छे लग रहे हैं, सुनने में अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना अच्छा? तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर इसके लिए पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका बैकलॉग होगा, ये होगा, वो होगा, सब छोड़ दो फिलहाल। अब तुम्हारे पास केवल 1.5 महीना है, ठीक है। इस 1.5 महीने में तुमको केवल और केवल एक ही काम करना है। जितना हो सकता है ना भाई, प्रैक्टिस करो। ये मत सोचो कितने नंबर बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे, वो बाद में सोचना। अभी फिलहाल कम से कम 1 महीना तो तुम ये प्रैक्टिस करो कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तुम अपने जो 2 घंटे बैठ रहे हो ना, उस 2 घंटे में तुम 100 क्वेश्चंस को देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, ये देखो तुम। और प्रैक्टिस का ही सारा खेल है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। लिटरली तुम्हारे पास हर सब्जेक्ट के लिए आधा आधा घंटा है, 25-25 क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के, 30 मिनट मैथ के, 30 मिनट रीजनिंग के, 30 मिनट इंग्लिश के और 30 मिनट जीके जीएस के। जीके जीएस में हालांकि केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट लगते हैं। वो जो बचा हुआ टाइम है वो तुम अपना मैथ और रीजनिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। पर मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये जो तुम्हारे पास आधा आधा घंटा है ना, घड़ी लगाकर बैठ जाओ ऐसे कि आधे घंटे का टाइम है और आधे घंटे में मुझे मैथ के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हो सकता है नहीं हो सकता, वो एक बात की बात है, पर पहले उनको करके देखो कितने क्वेश्चन तुम्हारे हो रहे हैं। आधे घंटे में तुम्हें रीजनिंग के 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आधे घंटे में तुम्हें इंग्लिश पूरी सॉल्व करनी है, आधे घंटे में के अंदर तुम्हें जीके लगानी है। जीके की प्रैक्टिस आधे घंटे में मत करना,
जीके की प्रैक्टिस 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर करनी है तुमको, ठीक है। जीके की प्रैक्टिस 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर करनी है, और लिटरली बता रहा हूं तुम्हें 1 महीने के बाद ना खुद इंप्रूवमेंट दिखेगा। हाँ सर बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है सर अब लग रहा है सिलेक्शन ले लेंगे। तो भाई सपने जो दिखा रहा हूं ना उनको खुली आंखों से देखो, क्योंकि बंद आंखों से तो तुम सोने का ही काम करोगे और कोई काम करोगे ही नहीं। खुली आंखों से देखो और इस तरीके से देखो कि आंखें हमेशा खुली रहें और बुद्धि भी साथ में खुल जाए तुम्हारी। तो टैक्सेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो डायरेक्ट किसी इनकम पर, किसी प्रॉफिट पर लग रहे हैं, मोस्टली इंडिविजुअल्स पे लगते हैं। कहां पे लगते हैं? मोस्टली इंडिविजुअल्स पे लगते हैं। इसके अलावा कंपनीज पे और भी जगहों पर ये टैक्सेस लग सकते हैं, ठीक है, ये टैक्सेस लग सकते हैं। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगेंगे? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, सेल्स के ऊपर और बाकी सारी सर्विसेज के ऊपर, जो भी सर्विसेज आपको मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पीडब्ल्यू का कोर्स खरीदा था, जब आपने कोर्स खरीदा था तो आपको क्या देना पड़ा? एक पर्टिकुलर अमाउंट जीएसटी का देना पड़ा। किसका देना पड़ा? जीएसटी का देना पड़ा। हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आई? तो इसमें अदर ड्यूटीज आती हैं, एक्साइज, कस्टम, सेल्स, पर इनको आज के टाइम पर हम लोग रिप्लेस कर चुके हैं। किससे? जीएसटी के नाम से। बट फिर भी इनको हम लोग जानते तो हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फंक्शन क्या है इसका, टैक्सेशन का क्या होता है, टैक्स कलेक्ट क्यों करें। अब देखो ये सारी फालतू की बातें छोड़ दो, इसको यहां पर देखो। मेनली किसके लिए? हमारे मिलिट्री या डिफेंस के पर्पज से टैक्स कलेक्ट होता है। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, ठीक है, पुलिस ये सब चीजें किससे आ रही हैं? आप ही के टैक्स के पैसे से आ रही हैं। आप ही के टैक्स के पैसे से इनको सैलरी दी जा रही है, इनको इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, बंदूकें दी जा रही हैं। आज के टाइम पीरियड में बंदूकों के साथ साथ जेसीबी, बिल्डोजर भी दिया जा रहा है पुलिस वालों को, ठीक है। फिर इसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, जो अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, उनके पास ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है। रिच पे मोर टैक्स। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, जो अमीर लोग हैं उनको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है, बट विद हाई रिस्क, ठीक है, विद हाई रिस्क। आप कहोगे सर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? भाई अर्थव्यवस्था का सीधा सिद्धांत है, जो रिस्क लेता है वही कमाता है। जो रिस्क लेता है वही कमाता है। उस बंदे ने अपनी मेहनत की कमाई से एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, उसको प्रॉफिट हुआ, अब बेचारा वो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा है क्योंकि उसने प्रॉफिट कमा लिया, उसने इनकम अर्न कर ली करोड़ों रुपए की, पर उसने रिस्क लिया था। किसी और ने लिया क्या रिस्क? नहीं लिया। किसी और ने लिया क्या रिस्क? नहीं लिया। अगर कोई और भी लेता रिस्क तो वो भी उसके जैसा बड़ा बन जाता। पर क्या तुम में से, मेरे में से कोई और रिस्क ले रहा है? नहीं। हम लोग कौन है? नौकरी पेशा लोग हैं, हम रिस्क नहीं ले पाते, हम रिस्क नहीं ले पाते, है ना। तो बहुत सीधी सिंपल सी बात है। तो ये चीज ध्यान रखना, जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं बेचारे? टैक्स भरने का काम करते हैं, है ना। हाई टैक्स ऑन वेल्थ, जितनी ज्यादा कमाई है, जितनी ज्यादा तुम्हारे पास वेल्थ है, उसके हिसाब से उतना बड़ा टैक्स तुमको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद इकोनॉमी एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो नो डाउट हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए भी हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डेवलप करना, वेलफेयर सोसाइटीज या ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो सब काम करना, ठीक है। और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होती है, पॉलिसीज बनाना, ठीक है, डिफरेंट स्कीम्स को लागू करना, वो सब इसी का पार्ट है। सोशल वेलफेयर ये ऑलरेडी इसी का पार्ट है वैसे तो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, ठीक है। एंड इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को इंश्योर करना, जहाँ पे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक बेहतर समाज बनाया जा सके।
अब यहां पर आप पढ़ोगे ये थोड़ा सा अलग लगेगा, बट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डिफरेंट चीजें। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग नेशन है, और यहां पे कंडीशन क्या है, यहां पर कॉमन कंडीशन है, सभी देशों के लिए एक जैसी कंडीशन है। बट यहां पर क्या है, हमारी कंडीशंस अलग हैं, हम अपने लिए पॉलिसी अलग से बनाते हैं। क्या करते हैं, राइज द रिसोर्स ऑफ फॉर ग्रोथ। हमें ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी, अब देखो इस चीज को न्यूज के साथ कनेक्ट करके देखो, गवर्नमेंट को आप टैक्स देते हो, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टैक्स से पैसे से, उस टैक्स के पैसे से राजस्थान में दो जगहों पर क्या किए, ऑयल स्टॉक्स बनवा रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, राजस्थान में दो जगहों पर ऑयल स्टॉक करने के लिए जगह बनवा रही है ना। क्या बना रही है, दो ऑयल स्टॉक जगह तैयार करवा रही है, एक बीकानेर में और एक शायद नागौर में करवा रही है, या शायद दोनों बीकानेर में करवा रही है। तो गवर्नमेंट ये किससे करवा रही है, आपके पैसे से करवा रही है, आप ही के टैक्स से करवा रही है। उसी से क्या करेगी, क्रूड ऑयल खरीदेगी या रिफाइंड ऑयल्स जो भी होगा वो सब वहां पे क्या किए जाएंगे, स्टोर किए जाएंगे। स्टोर करने के बाद क्या होगा, इस्तेमाल होगा, देश में जहां पर भी जरूरत होगी वहां पर बेचा जाएगा। पर पता है सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो ऑयल स्टॉक्स है ना, सबसे बड़ी मजेदार बात क्या है, ये ऑयल स्टॉक अभी तक इंडिया के पास 77 डेज का स्टॉक है केवल। अगर मान लो सारे के सारे देश मना कर दे, वर्ल्ड की जितने भी कंट्री हैं सबके सब बोले हम इंडिया को एक भी ऑयल का बूंद नहीं देंगे, तो हमारे पास केवल और केवल 77 डेज का क्या है, स्टॉक है इस टाइम पर। कितना है, 77 डेज का स्टॉक है। कितने दिन का, केवल 77 डेज का। जैसे ही ऐसा हो जाएगा ये बढ़कर केवल कितना हो जाएगा, 80 डेज का हो जाएगा। कितना, 80 डेज का, 3 दिन का और एक्स्ट्रा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट और भी जगहों को ऐसे फाइंड आउट करेगी, और कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहां पे हम लोग ऑयल स्टॉक्स कर सकते हैं। साउथ इंडिया में, चेन्नई में, बहुत सारी जगहों पर इस तरीके के प्लेसेस तैयार किए जा रहे हैं। अब जिसके पास जितना ज्यादा ऑयल स्टॉक, उसकी मैन पावर उतनी ज्यादा होगी, उसकी फायर पावर उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, क्या, अपनी ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज को जुटाना, उन संसाधनों को इकट्ठा करना जो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। दूसरी चीज, लोगों के बीच में जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना। तो सीधी सी बात है, क्या किया जाएगा, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। यही जो रिसोर्सेज इकट्ठे किए जा रहे हैं इनका क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, पैसा किसी से आया, वही बात है कि अमीर आदमी से टैक्स थोड़ा ज्यादा ले लिया, गरीबों को कुछ क्या कर दिए, बेनिफिट दे दिए, पॉलिसी बनाकर, स्कीम बनाकर। डायरेक्ट ग्रोथ इन अ बैकवर्ड रीजन, जो भी बैकवर्ड रीजन है वहां पे डायरेक्ट ग्रोथ लेकर आना। कैसे लेकर आएंगे भाई, सीधी सी बात है, जिन गांवों को कोई नहीं जानता था, जिन गांवों में कुछ नहीं था, उन गांवों के पास से गवर्नमेंट ने क्या कर दी, सड़क निकाल दी। अब जैसे ही उस गांव से सड़क निकली, उस गांव में सडनली अचानक से पूरा का पूरा डेवलपमेंट आ गया। आ गया, नहीं आ गया? तुम में से कभी कोई मथुरा से दिल्ली आया है यमुना एक्सप्रेसवे से? अगर तुम कभी यमुना एक्सप्रेसवे से कभी आए हो, अगर मथुरा से दिल्ली आए हो, तो तुमने नोटिस किया होगा कि जेवर के बाद बहुत आगे तक, जब तक नोएडा परी चौक नहीं आता था तब तक आपको बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि हर जगह केवल खेत वेत, खाली एरिया, केवल मैदान दिखता था। बट अभी जो जगह है परी चौक, उससे भी कम से कम 10-20 किलोमीटर पहले से आपको प्रॉपर हाई राइज बिल्डिंग और वो सब कुछ देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सडनली वो जो हाईवे है, उस हाईवे के साथ साथ डेवलपमेंट होता चला जा रहा है। क्या हो रहा है, डेवलपमेंट होता चला रहा है। टाइम लगा पर डेवलपमेंट हो रहा है, और बहुत अच्छा हो रहा है, सही डायरेक्शन में हो रहा है, सही डायरेक्शन में हो रहा है ना। उन्हीं एरियाज में आज के टाइम पीरियड पे जेवर नाम की एक जगह आ गई कि जेवर भी यहीं पर आएगा, एयरपोर्ट आएगा, तो उसकी वजह से और ज्यादा हो रहा है। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत, है ना। हाँ या ना, देखा है,
देखो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं एकदम। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो भी बैकवर्ड रीजन है उनको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। किसके थ्रू, बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर, बाय द रिसोर्सेस। दूसरी चीज क्या है, रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ लग्जरी गुड्स। अब देखो यार ये बड़ा अजीब सा पॉइंट है। जो लग्जरियस गुड्स होती है ना, वो क्या करती हैं कई बार मार्केट में, कई जगहों पर लोगों में क्या करती हैं, कई बार इनइक्वालिटी पैदा करती हैं। क्या करती हैं, इनइक्वालिटी पैदा करती हैं। अगर लोग लग्जरियस गुड्स की तरफ फोकस करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, रिसोर्सेज गलत साइड क्या हो जाएंगे, जाने शुरू हो जाएंगे। कहा जाएंगे, गलत साइड जाने शुरू हो जाएंगे। और जब रिसोर्सेज गलत साइड जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो लोगों को क्या समझाना चाहिए, लोगों को ये समझाना है कि भाई सबसे पहले आप लग्जरियस गुड्स की जगह पर जो बेस्ट गुड्स हो सकती है ना उनको यूज करो। आप लग्जरियस गुड्स को लेकर आओगे तो क्या होगा, तो भाई प्रॉब्लम होगी। भाई सीधी सी बात है, हम लोगों ने जब क्लास की शुरुआत की थी तो एक आईफोन वाला एग्जांपल लिया था आईफोन वाला एग्जांपल। अब फॉर एग्जांपल एक फोन तुमको मिल रहा है 10,000 रुपए में, वहीं एक फोन मिल रहा है तुमको 1,00,000 रुपए में। क्या 1,00,000 रुपए में। अब इस 1,00,000 रुपए के फोन के चक्कर में तुम्हारे 2 महीने के घर का राशन चला गया, 4 महीने के का राशन चला गया। वहीं पर यहां पर तुम्हारे ऊपर कोई ज्यादा जोर नहीं पड़ा, तुम्हें लगा हाँ चलो ठीक है, जितना है हमारे पास उस हिसाब से हमने कर लिया, खरीद लिया, है ना, हमारे ऊपर ज्यादा कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। बट सडनली 1,00,000 का फोन, तो भाई बर्डन पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। लिटरली तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, डामाडोल हो जाएगी। बात समझ आई। तो इसीलिए लग्जरियस गुड्स को जब आप खरीदो तो आपको पे तो ज्यादा करना ही पड़ रहा है, साथ ही साथ उसके मेंटेनेंस में उन चीजों पर भी आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा खर्चा करोगे। आईफोन खरीदोगे, फिर आईफोन के हिसाब से कवर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि गिर गया तो फिर समझ लो सीधे सीधे स्क्रीन 10,000 20,000 की पड़ेगी। कौन करवाएगा सही, है ना, कौन करवाएगा सही। तो सीधी सी बात है, हमको कैसे चाहिए, हमको फोन चाहिए लावा माइक्रोमैक्स जैसे, जिनको फेंक कर दीवार पे मारो और दीवार टूट जाए, है ना, जरूरत पड़ने पर कील ठोकने के लिए उन फोन का इस्तेमाल कर सको। हमको चाहिए नोकिया 3110 जैसे फोन, है ना, हमको चाहिए रगेड फोन्स। क्यों, ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन में हम लोग उन फोन्स का यूज कर सके, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो मनी है वो गलत जगह पर खर्च ना हो जाए। क्या ना हो, गलत जगहों पर खर्च ना हो जाए। बात समझ में आई। दूसरी चीज, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू अ स्मॉल सेक्टर, या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू अ स्मॉल सेक्टर, कि जितने भी स्मॉल सेक्टर्स है उसमें क्या किया जाए, जितना हो सके उतना ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए। जैसे कि आज के टाइम पीरियड पे एमएसएमई करता है, क्या कौन करता है, आईएमएसएमई करता है। एमएसएमई क्या करता है, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं, छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं बिजनेसेस की, उनको आगे लाने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है आगे लाने की कोशिश, क्या रीजन है, क्या रीजन है ऐसा करने के। भाई इसको करने का सबसे बड़ा जो मेजर रीजन है वो तो ये है ना, कि अगर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी, अगर वो सस्टेन कर गई, इकोसिस्टम में फिट हो गई, तो वो आने वाले टाइम पर और बड़ी हो सकती हैं और लोगों को क्या कर सकती हैं, नौकरी दे सकती हैं। आपने एक दुकान खोली, आप दुकान शुरू करते ही उसमें क्या 4-5 लोगों को नौकर रखते हो, नहीं रखते। आप शुरुआत में 6 महीने साल भर चलाते हो, उसके बाद फिर आपको लगता है यार अब काम बढ़ गया, एक काम कर भाई, एक लड़का रख लेते हैं। एक लड़का रख लिया, है ना, एक लड़का रख लिया काम में। फिर तुम्हें पता चला है काम बढ़ रहा है, चलो एक काम करते हैं, दुकान का साइज बढ़ाकर 4 लड़के रख लेते हैं, काम बढ़ रहा है। बात समझ में आई। तो सेम वो चीज यहां पर भी है, कि छोटे जो उद्योग होते हैं ना, छोटे उद्योग छोटे स्तर पर लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ज्यादातर जो छोटे उद्योग होते हैं वहां पर अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा क्या होता है, मिल जाता है आपको, तो उनको सपोर्ट चाहिए। अनऑर्गेनाइज लेबर बहुत ज्यादा मिल जाएगा, उनको भी सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट इसीलिए क्या करती है, इन सेक्टर्स को ज्यादा सपोर्ट करती है, छोटे स्केल्स के। और दूसरी चीज, गांव में ज्यादातर आपको ये रीजन देखने को मिलता है, तो रूरल एरिया का डेवलपमेंट यहीं से होता है ज्यादातर। क्या, रूरल एरिया में, कहां पर, रूरल एरियाज में। दूसरी चीज,
प्रमोट द सेविंग। सरकार हमसे क्या कहती है भाई, बचत करो, है ना, क्या करवाओ, जनधन खाता खुलवाओ। क्यों खुलवाओ जनधन खाता, क्या जरूरत है जनधन खाते की? भाई सीधी सी बात है, सिंपल सी जरूरत है जनधन खाते की कि हर आदमी के हाथ में खाता होगा तो गवर्नमेंट डायरेक्टली उस पर क्या कर सकती है, पैसे भेज सकती है ना। अगर आदमी के पास बैंक अकाउंट होगा तो वो 100% सोचेगा चल यार बैंक अकाउंट में पैसे डाल दूं, कम से कम वहां पे सेफ रहेंगे, जेब में रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे, जेब में रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। पर आज के टाइम पर उल्टा हो गया है, मोबाइल में जब से यूपीआई है, नहीं नहीं कैश नहीं रखूंगा यार, कैश रखूंगा तुरंत खर्च हो जाएगा, और यहां पर निकाल के भैया कितना हुआ लो, कितना हुआ लो, कितना हुआ लो, 2-2 मिनट में स्कैन कर करके काम खत्म। वेल हम लोगों ने 1991 में क्या किया था, अपने टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज किया था। क्या किया था, चेंजेस किए थे हम लोगों ने अपने टैक्स सिस्टम में, अपनी स्लैब्स जो थी उनको छोटा किया था। क्या किया था, कम किया था। पहले मल्टीपल बहुत सारी स्लैब्स होती थी स्टेज टू स्टेज, हम लोगों ने क्या किया, इन स्लैब्स को बहुत ज्यादा कम कर दिया। क्यों किया स्लैब्स को कम, इसलिए किया ताकि लोगों को टैक्स भरने में दिक्कत ना हो। अब अगर मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि 1 से 2 लाख तक इतना, 3 से 4 लाख तक इतना, 4 से 5 लाख तक इतना, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो लोग परेशान होंगे, जरा जरा से में परेशान होंगे। गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई, 0 से लेकर 12 तक कोई टैक्स नहीं, 12 से लेकर 15 तक 5%, 15 से आगे तक इतना परसेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस की जो स्लैब थी उनको छोटा बनाया, सॉरी कम किया, टैक्सेस की स्लैब्स को क्या किया, कम किया, ताकि टैक्सेस को ज्यादा बेटर मैनेज किया जा सके। तो भाई इनका क्या हो सकता है, मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है। और टैक्सेस की जब स्लैब्स छोटी होती हैं, टैक्सेस की जब स्लैब छोटी होती हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होते हैं, उसमें टैक्सेस की भागीदारी लेते हैं, उसमें अपना टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं। बात समझ आई? तो ये क्या है, हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर होता है, हमारी इकोनॉमी के लिए क्या होता है, बेटर होता है। बात समझ में आई यहाँ पे, हाँ या ना? ठीक है। अब टैक्स होता है 2 तरीके के, एक मैंने आपको बताया डायरेक्ट, एक बताया इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स हमको डायरेक्टली क्या होता है, फील होता है ना, या इंडिविजुअल पर्सन के शोल्डर पे होता है, मतलब हमारे ऊपर सीधे इंपोज होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्टली इंपोज होता है। अब आप कहोगे सर इनडायरेक्ट इंपोज कैसे होता है? भाई सीधी सी बात है, ये जो टैक्स होगा पहले डाला जाएगा किसी कंपनी के ऊपर, कि तुम्हारे ऊपर जो टैक्स है वो कितना है, 10% है। ये कंपनी क्या करेगी, 10% का जो इसका टैक्स है उसको कुछ पॉइंट पॉइंट करके हर एक कस्टमर के ऊपर डाल देगी। क्या कर देगी, हर एक कस्टमर के ऊपर डाल देगी। जब हर एक कस्टमर के ऊपर डाल देगी तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इंपोजिशन हो जाएगा ये। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है? नॉर्मली जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसको हम लोग प्रोग्रेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव कहते हैं, क्योंकि हमको पता है कहां पे कितना टैक्स है। बट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिग्रेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं, रिग्रेसिव कहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कौन हमसे कितना टैक्स कहां पर ले रहा है। क्लियर है, क्लियर है, हाँ या ना? भाई जान से मार दो तुम फैकल्टी को। अरे भैया एसी बंद कर दे यार, तुमने तो अंदर शिमला कर दिया, हाथ ठंडे हो रहे हैं यार, गर्म पानी काम नहीं कर रहा मेरे ऊपर। ये है ये और वो खड़ा हुआ है।
बताए ऑफिस वाले मुझे इसलिए तो छुट्टी नहीं देते, बोलते सर कहाँ जाओगे घूमने के लिए, स्टूडियो में लगा रखा हमने। चलो बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या है? मैंने जैसा कि बताया इंडिविजुअल एंटिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली देती हैं, स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को देती हैं। क्या क्या आते हैं? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट, कैपिटल गेन, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी, रोड टैक्स, स्टैंप ड्यूटी। डायरेक्टली आप दे रहे हो, टोल टैक्स पे पहुंचे, आपको पता है आपने कितना पैसा दिया है, आपके अकाउंट से, आपके क्या बोलते हैं पास से कितना पैसा कटा है आपको पता है ना? ऐसा तो नहीं नहीं पता चलता, पता चलता है ना सब कुछ। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स पहले होता था पर आज के टाइम पर नहीं होता, तो आज के टाइम पीरियड पे यही चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ दो के ऊपर लागू होता है। कितने? केवल दो के ऊपर लागू होता है। कौन कौन सी दो चीजें हैं जिनके ऊपर वैट लागू होता है? जीएसटी ऑन बिल। कहाँ लेती है जीएसटी यार? सामान में ही तो होता है, सामान के साथ ही तो लिखा होता है जीएसटी, वैसे थोड़ी अलग से थोड़ी होता है जीएसटी। क्या बात कर रही है यार निकिता, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा तुमको। अच्छे से शॉपिंग करके आओ एक बार फिर से, ठीक है? मॉल में जाना, अच्छे से शॉपिंग करना, अपना बिल बनवाना। बिल बनवाओगी ना तो उसमें प्रोडक्ट पे लिखा होगा 64 रुपीज का प्रोडक्ट और उसके बगल में लिखा होगा उसका जीएसटी। कई बार क्या होता है कंपनी वाले करते हैं चालाकी, आपको प्राइस कम लगे उसके लिए क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, बीकानेर। आप बीकानेर में गए, वहां पे आपके सामने रखा हुआ था केक, केक पे लिखा होता 600 रुपीज केक। कहाँ पे? बीकानेर में। और ये बहुत आराम से आपको दिख जाएगा बीकानेर में। बीकानेर में क्या 600 रुपीज का आपके सामने केक रखा हुआ है, ठीक है? और ये जो 600 रुपीज का केक है, आप सोचते हो अरे वाह 600 रुपीज का, भैया ये 600 रुपए वाला केक दे दो। जैसी केक जाता है उस पर आते ही यहाँ पे क्या लग जाता है? 18% का टैक्स लग जाता है। अब केक हो गया आपका महंगा, आप कह रहे हो भैया इतना कैसे हो गया? बस सर वो जीएसटी ऐड हुआ है। तो कई बार क्या होता है मॉल वाले चालाकी करते हैं, आपको प्रॉपर बिल नहीं बताएंगे, आपको बिना जीएसटी के बताया था, बाद में उसमें जीएसटी ऐड करते हैं वो लोग, ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल सही पुरुषोत्तम। क्या लीकर एंड फ्यूल है ना, इनके ऊपर केवल वैट है, बाकी सब पर क्या है? जीएसटी है। बाकी कहीं पर भी आप वैट का यूज नहीं होगा। क्यों हो रहा है इन पर? क्योंकि इनके प्राइसेस हर जगह पर अलग अलग है। हर एक स्टेट क्या कर रहा है? अपने हिसाब से यहाँ पे टैक्स ले रहा है। क्या कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर स्टेट क्या करता है, यहाँ पर डिफर होगा, अलग अलग होंगे स्टेट के टैक्स। स्टेट अपने हिसाब से यहाँ पे क्या करता है? टैक्सेस को मैनेज करता है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही सिंगल टैक्स ले रही है। सेंटर, आप लोग बोलते हो ना अरे यार हमारे स्टेट में इतना महंगा है, आपके स्टेट में टैक्स इतना, सॉरी, पेट्रोल डीजल इतना महंगा इसलिए है क्योंकि आपकी स्टेट गवर्नमेंट वहां पे एक्स्ट्रा टैक्स ले रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पूरे के पूरे स्टेट्स और ड्यूटीज को सेम रेट पे दे दिया कि भैया ये लो, हमें तो केवल और केवल इसमें से 10% चाहिए। अब तुम्हारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है? वो अपने हिसाब से, कोई 20 ले रहा है, कोई 25 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, कोई 40 ले रहा है, ठीक है? सेम यही रीजन है कि आप हरियाणा में जाते हो तो सस्ता, यूपी में आते हो तो महंगा, दिल्ली में जाते हो तो सस्ती, यूपी में आते हो तो महंगी। होता है ना? क्यों होता है? स्टेट अपने अपने हिसाब से क्या करता है? टैक्सेस इंपोज करता है। कुछ स्टेट कंप्लीटली बैन कर देते हैं, कुछ स्टेट क्या करते हैं? कंप्लीटली बैन कर देते हैं।
बात समझ में आई? क्लियर है? पर कुछ लोगों के लिए होता है शौक, बड़ी चीज है, हाँ या ना? वैसे तो मैं कभी नहीं बोलूंगा, अलाउ भी नहीं करूंगा तुमको कभी। अलाउ तो खैर करना क्या, तुम अपनी जिंदगी के मालिक हो, मेरे बोलने पर कौन सा मानोगे? मेरे बोलने पर तुम प्रैक्टिस कर लो, पढ़ाई कर लो, वही बहुत है मेरे लिए। बट मैं तो कभी किसी को कहूंगा नहीं कि तुम ऐसी किसी चीज को कंज्यूम करो। बट जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे और तुम अपनी पहली फ्लाइट के लिए जाओगे, ट्रेनिंग व्रेनिंग सारी चीजें जब हो जाएंगी और तुम ऑन ग्राउंड आओगे, ऑन ग्राउंड आने के बाद तुम्हें जो भी मिलेगा, जो भी मिलेगा, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, ऑन ग्राउंड जब आप आओगे, ग्राउंड ड्यूटी नहीं बोल रहा हूं मैं, फ्लाइंग की बात कर रहा हूं, जिस दिन आपको पहली फ्लाइट आपकी मिलेगी और आप उसे सक्सेसफुल करके नीचे उतरोगे, सबसे पहले आपके सामने एक रम की बोतल रखी जाएगी, ठीक है? उस दिन सेलिब्रेशन होता है। वो जो फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट आप करते हो, उस दिन होता है सेलिब्रेशन, ठीक है? आपको जैसे ही बोला जाता है कि हाँ अब आप सक्सेसफुल हो, आप अब फ्लाई कर सकते हो, आप परफेक्ट हो, ये आपका। और जिस दिन आपको आपका प्लेन अलॉट होता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर प्लेन है ये आपका है, उस दिन फिर होती है पार्टी, बढ़िया पार्टी होती है ना? धमाकेदार पार्टी होती है। और तब तुम खुशी खुशी में बोलोगे यार आज तो सारे पाप माफ हैं, आज नहीं करूंगा तो कब करूंगा। तो मजेदार वो पल होता है भाई। वेल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, ठीक है? वैल्यू एडिड टैक्स, ये आपको बता ही दिया। कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, जब सामान कभी कोई बाहर आ रहा है या देश में अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है तब, ठीक है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो आपके शेयर्स में होता है ना? एंड सेल्स टैक्स, ये सारे के सारे कहां पे आते हैं? आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। कहां पे आते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। क्लियर? अब बेटा B2 बॉम्बर के लिए तो तुम्हें अमेरिका जाना पड़ेगा, इंडिया में तो नहीं मिलेगा। ठीक है? वेल, सर्विस टैक्स किसके ऊपर है? सर्विसेज के ऊपर है। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर है? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ठीक है? सेल्स टैक्स, वैट या CST जिसको हम लोग बोलते हैं, ये गुड्स की सेल्स के ऊपर है, ठीक है? कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने पर है। और एंट्री ड्यूटी, जब कोई पर्टिकुलर गुड क्या कर रही है, इंडिया में एंटर कर रही है किसी और तरीके से, या मतलब सॉरी, अगर किसी को कस्टम से अलग एंटर किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एंट्री टैक्स कहते हैं। कई बार इसे स्टेट्स भी इंपोज करते हैं अपने अपने हिसाब से। वेल, अब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में। इसके बारे में आई होप सब लोगों ने पढ़ रखा है, जानते होंगे सब लोग। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। हर 3 महीने में एक रिपोर्ट आ जाती है, निर्मला सीतारमण जी आकर बोलती हैं इस बार हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ क्या किया है, जीएसटी लेकर आए हैं। पर हर बार रिकॉर्ड टूटता है और हर बार जीएसटी बढ़कर आता है। क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? कई बार तुमने कई व्यापारियों को, कई लोगों को बोला अरे यार जीएसटी से बहुत परेशान है। कई सारे तो जो सीए हैं वो भी परेशान है, वो कह रहे हैं अरे यार हम जीएसटी से बहुत परेशान है, क्या बेकार की चीज है, ये है वो है। क्यों परेशान है? पता है क्यों परेशान है? जो ऑलरेडी बने हुए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स थे, सबसे पहली चीज, जो बने हुए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर थे, ये लोग उसमें चेंजेस नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे। दूसरी चीज, जीएसटी के हिसाब से ये ऑलरेडी सेट हो चुके थे, वैट में और बाकी सब में। जीएसटी के हिसाब से कैलकुलेशन की चीजें थी, है ना? अब ये कहने की बात है, कोई बोलेगा अरे यार इतना हम इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं, इसमें क्या बड़ी चीज है, सॉफ्टवेयर ही तो है, बन जाएगा। बन जाएगा, अगर सब कुछ हो जाएगा तो फिर इसमें रोना क्यों है? भली वैट में तूर दाल पर
अलग टैक्स है, उड़द पर अलग टैक्स है, ठीक है, राइस पर अलग टैक्स है, ठीक है, वीट पर अलग टैक्स है, ठीक है, मेज पर अलग टैक्स है, बाजरे पर अलग टैक्स है, रागी पर अलग टैक्स है। भाई इतनी बार हर एक का टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, तो दिक्कत होगी। गवर्नमेंट ने बोला भाई खाने पीने की चीजें सिंगल 5% टैक्स, सिंगल 5% टैक्स, कोई पंगा नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सीधा 5% टैक्स। हाँ, राइस में आज के टाइम पीरियड पे ब्राउन राइस आ रहा है, ब्लैक राइस आ रहा है। अब ब्राउन राइस या ब्लैक राइस ना आम आदमी तो खाता नहीं है, नॉर्मल लोगों की चीज तो नहीं है। ये कौन खा रहे हैं? हाईली रिच पीपल खा रहे हैं। अब हाईली रिच पीपल खा रहे हैं तो नो डाउट यहां पे वो लोग टैक्स दे भी सकते हैं, उनके ऊपर लगा दिया हमने 12% का टैक्स, 18% का टैक्स। तो कुछ बुरा है क्या? कुछ बुरा नहीं है। कुछ बुरा है क्या? नहीं है। जब भाई बुरा नहीं है तो फिर क्या बुराई है? बुराई ये थी कि ऑलरेडी इन सब में घपलेबाजी करनी आसान होता था, इन सभी में आसानी से क्या कर सकते थे? घपलेबाजी कर सकते थे। बट जीएसटी में ये सब चीजें नहीं हो सकती। अब नो डाउट जिनको अपना तिकड़म निकालना है, जिनको अपना ऊंचा नीचा करना है, जिनको 4 पैसे बचाने, वो तो कुछ भी तिकड़म लगाएंगे, वो तो कुछ भी करेंगे, बट पहले जैसा तो नहीं कर पाते। तो ये होता है मजबूरी में कुछ तो टैक्स देना ही पड़ेगा, कुछ तो बिल बनाना ही पड़ेगा। आज भी आप जाओ सुनार के पास, किसी के पास, ठीक है, आप गोल्ड खरीदते हो, आपको केवल मात्र 3% का देना पड़ता है ना? गोल्ड की परचेज पर आपको केवल 3% देना, बाकी सब मेकिंग चार्ज वो अलग है, आपको तो केवल 3% देना है। आप नॉर्मल गोल्ड खरीदो जाकर, आप किसी भी शॉप पर चले जाओ एक नॉर्मल गोल्ड कॉइन लेने के लिए, उनको बोलो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल एक सिंपल गोल्ड कॉइन दे दो बस, वो मात्र सिंपल गोल्ड कॉइन 24 कैरेट का 3% के हिसाब से आपको दे दिया जाएगा। आप ऑनलाइन जाकर गोल्ड खरीद लो, चाहो तो आगे चलकर उसको अपने घर पे डिलीवर करवा लो, कोई बुराई नहीं है, करवा लो डिलीवर। पर वो जो गोल्ड है जो आपको मिला है कितने परसेंट पे? मात्र 3% पे आपने खरीदा है। पर दुकान वाले क्या करते हैं? आप एक काम करो, इस वाले नंबर पे ये पेमेंट कर दो, आप ये वाला पेमेंट इस नंबर पे कर दो, हो सके तो थोड़ा सा कैश दे दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी तो अपने पास कुछ बनाकर बचाकर कुछ ना कुछ तो रखा ही है। हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत सीधी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ सोचने समझने जैसा है नहीं है। यही कारण है कि गवर्नमेंट क्या लेकर आई थी यहां पर, क्या लेकर आई थी? जीएसटी लेकर आई थी, ताकि टैक्सेस का रिपीटेशन ना हो। क्या ना हो? टैक्सेस का रिपीटेशन ना हो, ठीक है। ये जो काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है, कलेक्शन की प्रॉब्लम होती है, ये खत्म की जा सके। वैट भी कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं था, वैट भी हम लोग जो लेकर आए थे वो 2005 में ही लेकर आए थे। कब लेकर आए थे? 2005 में लेकर आए थे। बट अब हम लोग क्या लेकर आते हैं? जीएसटी। फाइनली जीएसटी बिल आता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है 2014 में पहली बार। कब? 2014 में। और 2016 में इसको क्या किया जाता है? पूरे देश पे इंपोज किया जाएगा। कब? 2016 में इसे क्या किया गया? पूरे देश के ऊपर इंपोज किया गया। इसकी जो मल्टीपल स्लेब्स बनाई गई वो इजी टू अंडरस्टैंड थी, और इसके लिए प्रॉपर क्या बनाई गई? एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई, जो क्या करेगी? प्रॉपरली इसको रेगुलेट करने का काम करेगी। क्या करेगी? रेगुलेट करने का काम करेगी। तो भाई मल्टीपल रेट्स हैं, कौन कौन से हैं? 5%, 12%, 16% और 28%। 28% जो जीएसटी है ये क्या है? ये तब लगता है जो बहुत ज्यादा लग्जीरियस गुड्स होती हैं। कौन सी बहुत ज्यादा लग्जरी गुड होती हैं, है ना? ऐसी चीजों के ऊपर लगता है, बाकी जगहों पर ये टैक्स नहीं लगता। भाई लग्जीरियस टैक्स, एंटी टैक्स, लोकल टैक्स, ऑक्ट्री, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज टैक्स, सीएसटी एंड वेट, इन सबको क्या करता है? ये रिप्लेस करता है। और किसके ऊपर काम कर रहा है? वन नेशन वन टैक्स। किसके ऊपर काम कर रहा है? वन नेशन वन टैक्स के ऊपर काम कर रहा है। किसके ऊपर काम कर रहा है? वन नेशन वन टैक्स के ऊपर
काम कर रहा है। क्लियर? एक देश एक विधान जैसी कंडीशन, एक देश एक जैसा टैक्स जैसी कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो कितनी स्लेब है? 4 स्लेब्स हैं। कितनी है? 4 स्लेब। अरे हाँ यार, सॉरी, गलत लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी। पांच 12 और 18, कितना? 5 12 और 18 और 28। ठीक है, वेल यहां पे आते हैं दो आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है, एक है आर्टिकल 246A। कौन सा आर्टिकल 246A? क्या कहता है? स्टेट हैव अ पावर टू कलेक्ट अ टैक्स ऑन अ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टेट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स कलेक्ट कर सकता है। एंड फिर आता है एक आर्टिकल 279A, है ना? क्या है 279A? क्या कहता है ये कहता है जीएसटी काउंसिल का जो फॉर्मेशन होगा, जो जीएसटी काउंसिल इसके रेगुलेशन को देखेगी, इसे कौन इस्टेब्लिश करेगा? प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करेगा। कौन इस्टेब्लिश करेगा? प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करेगा। क्लियर है? बात समझ में आई? किसकी चेयरमैनशिप के अंतर्गत होगा? फाइनेंस मिनिस्टर की चेयरमैनशिप के अंतर्गत होगा। और यही क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे इसके मेंबर्स। क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे। तो जीएसटी काउंसिल को लेकर 279A 246A गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है? टैक्सेस को कलेक्शन कर सकती है। अब जीएसटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? सिंपल सिंपल, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर टैक्स लेते हैं नॉर्मली, और एक आता है फोर्थ जहां पर यूनियन टेरिटरी या यूटी जीएसटी कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे पावर किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। पर यहाँ पर जो टैक्स आएगा, यहाँ पर जो भी पैसा आएगा, वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में क्या किया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। और यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के हाथ में, किसके हाथ में? यूनियन टेरिटरीज के हाथ में। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख लो कि जीएसटी किस किस को रिप्लेस कर रहा है, कहां कहां पर। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। और अगर हम लोग स्टेट में बात करेंगे तो स्टेट में वैल्यू एडिड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्री, ऑक्ट्री मतलब जो चुंगी होती है उसको कहते हैं ऑक्ट्री, लॉटरी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज, स्टेट सरचार्जेस जो भी डिफरेंट डिफरेंट सप्लाईज एंड सर्विसेज के लिए होते हैं, एंड परचेज टैक्स। कोई भी चीज जब आप खरीदते हो तब आपको देना होता है। तो ये सारे टैक्सेस किसके हैं? स्टेट जीएसटी में आते हैं, एंड ये आपके सेंट्रल जीएसटी का पार्ट है। बस इतना ही है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, बस दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? ऑक्ट्री मतलब चुंगी, चुंगी हिंदी में कहते हैं चुंगी कर। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो आपको क्या देना पड़ता है? चुंगी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? चुंगी देनी पड़ती है। अंग्रेजों के टाइम पीरियड में हिंदी में हम लोग चुंगी बोलते थे, आज के टाइम पर हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्ट्री बोलते हैं, चुंगी बोलते हैं। क्लियर है? तो फाइनली इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू गाइज एंजॉय द क्लास। तुम लोगों को पता है टेलीग्राम पे कहां पे कनेक्ट करना है, ठीक है, कनेक्ट कर लेना। एंड आज फाइनली लास्ट क्लास है। अब इसके बाद हमारा मुलाकात होगी कुछ समय के बाद सीधे सीधे स्टैटिक जीके वाले पार्ट में, लास्ट में एकदम। तो कैसा रहा तुम्हारा सफर? कोई शिकायत किसी की? कोई एनीवन? कोई शिकायत, कोई गिला शिकवा?
कुछ कहना हो, कुछ सुनाना हो, नहीं नहीं बेटा, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैंने हानिया आमिर के साथ शादी कर ली होती तो फिर ऐसा बयान देने पर, अगर इंडियन आर्मी के अगेंस्ट उसने ऐसा बयान दिया होता, तुमको लगता है मैं उसे साबुत छोड़ता? ये जो बेल्ट पहन रखी है उतारता और 4 लगाता। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। आपको ये मत बोलना सर आप ऐसे आदमी हो, सर आप लड़की पर हाथ उठाओगे, वो लड़की क्या जो मेरे देश के अगेंस्ट बोल दे, भाई सीधी सी बात है। एक क्लास पीवाईक्यू, हाँ पीवाईक्यू को लेकर क्लास लेंगे, बिल्कुल लेंगे, चिंता मत करो पुरुषोत्तम, बिल्कुल होगी। जीएस की क्लासेस क्वेश्चंस को लेकर बिल्कुल होंगी, 101% होंगी। आपको उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझे? तो वो क्लासेस आपकी 100% होंगी, उनके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी मैं कोशिश करूंगा कि वीकली एक क्लास आप लोगों की लूं क्वेश्चंस की, एंड लास्ट में फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करवाते रहेंगे बाद में। अभी कोशिश मेरी ये रहेगी कि वीकली एक क्लास आपकी लूं, ठीक है बेटा? याद व्याद तो ठीक है, बस सिलेक्शन ले लो, उसके बाद याद करते रहना तुम, उसके बाद याद करना, अरे यार सर ने पढ़ाया था यार। करेक्शन विंडो यार जहां तक अब कहाँ ओपन होगी यार, ओपन होनी थी पहले हो जाती, ओपन अब क्यों होगी यार? अच्छा हाँ यार, ये तो मैंने बताया नहीं। हाँ सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो भाई, यहां पे ना कंफ्यूज मत होना। ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आया था वो ये था, और जो अमेंडमेंट लागू हुआ है, जो अमेंडमेंट आया है वो एक्ट बना है इसमें, वो एक्ट बना है इसमें, और ये वो अमेंडमेंट नंबर है। तो ध्यान रखना इन दोनों में अंतर है, ये अमेंडमेंट का नंबर है, और अमेंडमेंट जब फॉलो हो गया मतलब लागू हो गया तो एज अ एक्ट वो कौन सा है, 101 है। तो ध्यान रखना, आपको इसका पता होना चाहिए, 101 एज अ एक्ट, और यहां पर एज अ बिल, यहां पर एज अ बिल। ये कंफ्यूज मत होना, मुझे लगा पता होगा यार तुम लोगों को, एक्ट और बिल मैंने पढ़ा रखा है ना, पढ़ा रखा है ना एक्ट और बिल। सर सिलेक्शन हो जाए तो मैं आपको अपनी बाइक पे घुमाऊंगा, बिल्कुल। पर बाइक वाइक पर क्या घुमाओगे यार, कभी बुलाना बोलना सर आओ हेलीकॉप्टर की एक राइड करवाता हूँ आपको। एक बाइक वाइक पर नहीं यार, बाइक पर कोई और बैठा हुआ अच्छा लगता है दोस्त, मुझे बाइक पर घुमा कर क्या करेगा? ठीक है, लड़कों के अलग शौक होते हैं, बंजी जंपिंग कर लेंगे, है ना, स्काई डाइविंग करेंगे हम लोग ऐसे काम करेंगे। ठीक है, छोटे मोटे काम नहीं करेंगे यार। बाइक राइड के लिए कि तुम किसी और को लेकर जाओ, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन वाला, ठीक है, बाइक राइड पर तुम किसी और को लेकर जाओ, हम लोग करेंगे स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, है ना, वाटर राफ्टिंग। आओ सर आज हेलीकॉप्टर से आपको घुमा के लाता हूँ, आसमान में ले जाकर हेलीकॉप्टर बंद कर देंगे, फिर जब नीचे आ रहे होंगे फिर एकदम से चालू कर देंगे, ऐसा करेंगे अपन, ठीक है? चलो, तो फाइनली आज के लिए आप सभी लोगों से मैं चाहता हूं विदा, ठीक है? अब हम लोग सीधे मिलेंगे आप लोगों से दुबई में। हाँ चलेंगे, चलो ठीक है। तो फाइनली आज की क्लास में आप सभी लोग मुझको दीजिए विदा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।